चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। एक बेसिक नीड तो आपको समझ में आ ही गई है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, उसमें कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। तो आप लोगों को पता चल चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मतलब इतनी आसानी से वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार अपना नाम चेंज नहीं करते हैं, आप बार बार अपना एड्रेस चेंज नहीं करते हैं, आप बार बार अपने ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं, आप बार बार लायबिलिटी चेंज नहीं करते हैं, आप बार बार अपने कैपिटल के सोर्स को चेंज नहीं करते हैं, और जो लोग आपसे जुड़े हैं आप उनके बार बार भी उनकी इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को चेंज नहीं करेंगे। होगा, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, बट उसके लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो पढ़ने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी किसके पास जाती है? आरओसी के पास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोग इसी को पढ़ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे पहले हम लोग जो क्लॉज पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नाम, जो कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, जो मैंने आपको पढ़ाया। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी ना, बनाने वाले कोई और कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। तो कंपनी का अपना खुद का नाम होता है, जो हम आरओसी के पास रजिस्टर्ड करते हैं। तो आपको पता है नाम कौन चूज करता है? प्रमोटर, ठीक है। जो हमको ऑप्शन मिलते हैं नाम के 6 और 3, है ना। देखिए, अब कुछ कंडीशन है, जब आप नाम को चूज कर रहे हैं ना कंपनी के लिए, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैं कंपनी के लिए नाम चूज कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके जैसा मेरा कंपनी का नाम ना हो। अब जैसे मेरी कंपनी, अब जैसे नाइकी, अब एक नाइकी एक बहुत बड़ी शू कंपनी है, अब मैं बोलूंगा कि मैं नाइकी ऐसा लिख रहा हूं, ऐसे नहीं होगा ना, प्रोनाउंसिएशन तो वही आएगा, तो लोगों को कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो आप एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से रिजेंबल या आइडेंटिकल नाम नहीं रख सकते, प्रोनाउंसिएशन में भी और लिखने में भी, ठीक है। द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल क्रिएट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। ऐसे किसी प्रकार का नाम ना रखें जो किसी प्रकार के ऑफेंस में आए, है ना। यानी किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, नेशन के इंटरेस्ट को हर्ट ना करे, है ना। नाम के सामने ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नेम और वर्ड्स इन द नेम शेल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पीपल, बोला ना। ऐसा कोई नाम मत रखो जो किसी रिलीजन को हर्ट करे, किसी कास्ट को हर्ट करे, किसी सेक्शन ऑफ पीपल को हर्ट करे, ठीक है। जैसे आपको मैं छोटा उदाहरण देता हूं, आपने भी देखा होगा मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब। तो आपने एक चीज गौर किया, उस नाम के आगे से ही हटाया गया है, क्योंकि ये गॉडेस का नाम है, लक्ष्मी गॉडेस का नाम है। तो भले वो एक मूवी थी, बट मैं कंपनी फॉर्म में समझा रहा हूं आपको। तो अफेंड नहीं कर सकते आप किसी को, हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, नाम ऐसा मत रखो कि जो आपके एम्बलेम्स और नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट के खिलाफ हो। मतलब वो 3 शेर जो होते हैं हमारे, आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा ना, हमारे तिरंगे में 3 शेर, तिरंगे में नहीं, मतलब आपने रिजेंबलेंस में देखा होगा। तो वो एम्बलेम्स को, वो जो एम्बलेम्स है, जो सिंबल्स है, वो जो सिर्फ गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको वॉयलेट नहीं करना है आपको, नहीं तो गलत। क्योंकि क्या होता है, लोगों में फिर वो मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है, तो फिर वो ट्रस्ट ब्रेक करने का चांस बहुत मिलता है। तो उसका इम्प्रॉपर यूज आप ना करें। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, नाम उससे रिलेटेड नहीं होना। मैंने अभी ट्रेडमार्क का मतलब बताया आपको, ठीक है। जैसे ये नाइकी का ट्रेडमार्क है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अब ये टाटा का ट्रेडमार्क है, इससे रिजेंबलेंस आपका ट्रेडमार्क नहीं होना, आपका भी ट्रेडमार्क होगा, इससे रिजेंबलेंस नहीं होना। द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड दैट गिव्स एन इंप्रेशन कि वो कंपनी की, गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए। नहीं तो लोगों का भरोसा बहुत जल्दी आता है। आपके नाम में ऐसी कोई चीज नहीं होना जिससे ये लगे कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है या गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रही है। ये सब नहीं करना है आपको। और अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे क्या लगाओगे आप? लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे क्या लगाओगे? प्राइवेट लिमिटेड। सिंपल है, ठीक है। और ओपीसी है तो आखिर में क्या लगाओगे? 1% कंपनी, है ना, और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ओपीसी जो है प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट कहता है कि हर कंपनी को अपने नाम को पेंट करना होगा, जहां भी, किसी भी दीवार पर, ऑफिस की दीवार पर, रजिस्टर्ड ऑफिस, छापना होगा, है ना। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर देखो लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां जहां पर भी आप छाप सकते हो, जहां जहां पर भी लिख सकते हो, आपको पेंट करके रखना होगा कि लोगों के जहन में आए, है ना। लोगों के अवेयरनेस स्किल की बात करते हैं। जहां जहां छाप सकते हो, जहां जहां लिख सकते हो, लिखो, ठीक है। फिर यही तो दिक्कत है ना, आपने बहुत जगह पेंट कर दिया, बहुत जगह उसे एफिक्स कर दिया, है ना, प्रिंट कर दिया, तो बार बार चेंज नहीं कर सकते ना नाम को, क्योंकि लोग नाम पे खरीदते हैं आपको। तो साफ साफ लिखा है अगर आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं
तो पहले तो कंपनी खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। और अगर कंपनी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट तो फिर क्या चेंज होगा, जैसे पब्लिक, जैसे मान लो एक कंपनी एबीसी लिमिटेड यानी पब्लिक, अभी इसको कन्वर्ट होना है प्राइवेट में तो इसके नाम क्या आ जाएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, प्राइवेट टू पब्लिक। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको कहा है कि उनके ओपिनियन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम सिमिलर है किसी और कंपनी के नाम से, है ना, या उनके ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, तो फिर आपको अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन, और उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन इन स्पेशल सहमति जनरल मीटिंग में। जब स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड आ गया मतलब जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी कितनी सहमति लगेगी आपको, 3/4 यानी 75% लोग फेवर में होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग फेवर में है और जितने लोग अनफेवर में है, तो जो फेवर वाले उनको डबल होना चाहिए। तो यहाँ 25% हो गया ना, और ये 75% हुआ, डबल ही हो गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक बार रिपीट कर लेंगे। एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से रिलेटेड नहीं होना, जो ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है। आपके नाम में कोई ऐसे वर्ड नहीं होना जो किसी प्रकार का क्राइम क्रिएट करे, है ना। अब मैं ऐसा रख सकता हूँ कि अपनी कंपनी का नाम बता रहा हूँ आपको मैं, XYZ रेप लिमिटेड, XYZ मर्डर लिमिटेड, ऐसे नहीं रख सकते ना, ऑफेंस है ये, है ना। ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं XYZ बैड इंडिया लिमिटेड, ऐसे नहीं हो सकता ना। आप ऐसे ऑफेंस वाले नाम मत रखो, फिर किसी को हर्ट करने वाले नाम भी मत रखो, ठीक है। नेशनल एम्बलेम्स को यूज करोगे, तिरंगा यूज करोगे तो फिर लोगों, मैंने ऐसे चीजें जो सिर्फ सरकार यूज कर सके, इसलिए वो 3 शेयर का एग्जांपल दिया। वो हमारे एम्बलेम्स है, हमारे सिंबल्स है, इनको सिर्फ हमारी गवर्नमेंट यूज कर सकती है। इम्प्रॉपर यूज नहीं करने का उसको। बहुत सारे लोग देशभक्ति के नाम पर प्रोडक्ट बेचते हैं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क को नहीं छापने का, जो बहुत होता है। सैमसंग के बहुत बड़ा केस किया था एप्पल ने, आईफोन ने, कि तुमने मेरे डिजाइन को कॉपी किया है। वो बहुत बड़ा लंबा नोट भर के, प्रोडक्ट भर के सैमसंग को पैसे देने पड़े थे। बहुत पुरानी बात हो गई वो, बट अब ऐसा नहीं करने का। बट मैं यहाँ पे नाम की बात चल रही है, बट मैं आपको वहां डिजाइन की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो होता है 2 पिक्चरों के नाम सेम होते थे, देखते होंगे आप, जो ऑलरेडी पिक्चर रजिस्टर्ड है किसी नाम से तो दूसरी पिक्चर को अपना नाम चेंज करना पड़ता है। ये आपने देखा होगा। एक मैंने लक्ष्मी मॉम का एग्जांपल आपको हर्ट वाले से बताया, सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, ठीक है। और ऐसे इंप्रेशन भी नहीं आना चाहिए कि आपकी कंपनी सरकार के द्वारा चलाई हुई कंपनी है या सरकार ने फंड किया है। पब्लिक कंपनी की तो नाम क्या आएगा, आगे लिमिटेड आएगा, जैसे रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी हो तो नाम क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड आएगा, 1% है तो 1% प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और आपको अपने नाम को हर जगह पेंट कर देना होगा, छाप देना होगा, प्रिंट करा देना होगा। अब चेंज करना होगा नाम को तो कैसे करोगे, या तो कंपनी खुद डिसाइड करेगी। अगर कन्वर्जन हो रहा है तो कन्वर्जन में भी नाम चेंज होता है। देखो ध्यान दो, अगर कन्वर्जन में नाम चेंज हो रहा है तो आप ये पास करोगे स्पेशल रिजोल्यूशन। मगर सिर्फ कंपनी कन्वर्ट हो रही है बट नाम वही है तो फिर दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब एबीसी को मैं चेंज करके कर रहा हूँ XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो 75% का रिजोल्यूशन लगेगा। बट अगर सिर्फ सफिक्स चेंज हो रहा है, आगे का एबीसी ही है, बाद में भी एबीसी थी, तो फिर वहां 75 की जरूरत नहीं पड़ती आपको, 50% के ऊपर में भी हो जाता है, ठीक है। कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, जो कब होती है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये समझा आपको पक्का। अगर एबीसी लिमिटेड है, अभी कन्वर्ट हो रही है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, तो ये कन्वर्जन पे आपको 75% की सहमति नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपका नाम वही है, सिर्फ आपका कन्वर्जन हो रहा है कंपनी फॉर्म में। एक्चुअल कन्वर्जन 75% कब लगेगा रिजोल्यूशन, जब एबीसी लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है XYZ प्राइवेट लिमिटेड में, यानी पब्लिक से प्राइवेट भी हो रही है, नाम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जन अगर सिर्फ सफिक्स का हो रहा है, कंपनी फॉर्म में हो रहा है, तो सिर्फ ये 50% ऊपर की भी सहमति होगी तो काफी है, ठीक है। इतना समझा कि मैंने क्या बोला आपको। इस पर अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, भूलने का नहीं है, ओके। वैसे 75% को ना चेंज करके उन्होंने 90% कर दिया है कि 90% का रेजोल्यूशन पास होगा, बट आप इतना ही पढ़िए जितना आपको बोला गया, ठीक है। कंडीशंस याद हो गई, भूलने का नहीं, भूलने का नहीं जो मैंने बताया आपको। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्रिएट, ऑफेंस मतलब क्राइम, रिजेंबल मतलब सेम, ओके। ठीक है, तो अब खत्म करना है अपने को फटाफट भाई, भूलना नहीं है आप कोई भी चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंपनी का हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड क्लॉज। कंपनी का हेड ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेस क्लॉज भी बोलते हैं इसको, डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं, है ना। जहाँ कंपनी पैदा हुई है तो पैदा होने की जगह तो होगी ना कुछ। कंपनी का हेड ऑफिस
ये भी बार बार चेंज नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए रखा जाता है ना। कंपनी का हेड ऑफिस बार बार चेंज होगा तो फिर लोग कम्युनिकेट कहाँ करेंगे, कस्टमर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट। जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, पहली बात तो आपको देना पड़ेगा, देखो कौन सी स्टेट पे है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो अपन पढ़ चुके हैं इसके पहले भी। हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, ये मैं पढ़ा चुका था आपको। जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो गए उसके 30 दिन के अंदर आपके पास एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अब क्या लिखा क्या है देखो, लोकेशन होना कि कहाँ है, कहाँ कंपनी पैदा हुई, कहाँ उसकी जगह है ना। वो एड्रेस होना एग्जैक्ट कि जहाँ कम्युनिकेशन किया जा सके, नोटिस भेजा जा सके, ठीक है। हेड ऑफिस एक वो जगह होती है जहाँ पर आप अपनी पूरी स्टैट्यूटरी बुक्स को रखते हैं, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, पूरे रिकॉर्ड्स रखते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे एमओए की कॉपी, एओए की कॉपी, मिनट्स बुक, ठीक है। एक और चीज, ये एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट करता है द ज्यूरिसडिक्शन, मतलब द पावर, द रेंज ऑफ द कोर्ट वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, यानी अब फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर्स। सिंपल है यार, कोई कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई की कंपनी का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगा, मतलब कौन से कोर्ट में फाइल करेगी किसी के भी खिलाफ, मुंबई कोर्ट में, मतलब मुंबई का ट्रिब्यूनल, मुंबई का ट्रिब्यूनल, है ना। क्योंकि सामने अगर आपने गड़बड़ की तो सामने वाला भी तो फिर आपको फाइल करेगा कि मुंबई की कंपनी का गड़बड़ करेगी, सामने वाला कोशिश करेगा कि मुंबई में स्यू करो, उस पर जाके ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब था लिमिटेशंस विद इन द रेंज ऑफ द कोर्ट। तो वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं बनाओ जहाँ आसपास में ट्रिब्यूनल हो, तुमको काम आएगा बाद में। या तो कोई तुम पे केस फाइल करे या तुमको किसी पे करना है, तुम अगर किसी पे करोगे तो उसको मुंबई आना पड़ेगा, जिस पे भी करोगे। डिफेंडेंट बोलते हैं जिस पे केस किया जाता है। अब एड्रेस चेंज कर रहे हो तो ये भी दिक्कत वाली बात है। अब इसमें समझो पूरी बात को, थोड़ा सा अपने लोकल एग्जांपल से समझाऊंगा। वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी और टाउन, इट्स लाइक सिविल लाइन टू गणेश नगर, समझा ना। गोंदिया में ही है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, बट एक अड्डे से दूसरे अड्डे पे गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेमोरेंडम पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए जीएम लाना पड़ेगा, जनरल मीटिंग, फिर उस पर कितना रेजोल्यूशन 3-4, तो फिर तो ये तो जबरदस्ती के एक्सपेंसेस हो गए, जबरदस्ती की। तो एक ही सिटी में जब चेंज हो रहा है, सिर्फ एड्रेस ही तो चेंज हो रहा है, सिटी तो वही है, तो आप चेंज कर दो, बट उसको मेमोरेंडम में चेंज लाने की जरूरत नहीं है। वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन, लाइक गोंदिया टू भंडारा विद इन द सेम स्टेट, यानी महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश, वन स्टेट टू अनदर। अब जो केसेस है देखो बी एंड सी, यानी ये वाले, यहां पर क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो दिख भी रहा है ना, यानी 75% लोगों की सहमति लगेगी कायम है जनरल मीटिंग, ठीक है। और जो सी वाली कंडीशन है, सी वाली कंडीशन में क्या था, मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र, मतलब स्टेट ही पूरा चेंज कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर इसकी भी परमिशन लगेगी। रीजनल डायरेक्टर मैंने पढ़ाया था आपको, रीजनल डायरेक्टर वो होता है, देखो जैसे इंडिया हो गया तो रीजनल डायरेक्टर वो होता है जैसे रीजन्स डिवाइडेड है, दिख रहे हैं रीजन्स डिवाइडेड, ये रीजन्स डिवाइडेड है। एक सेकेंड है, ये आ नहीं रहा थोड़ा डायग्राम, 1 सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, ये से रीजन्स डिवाइडेड होते हैं कि भाई एक रीजनल डायरेक्टर 1 ये हो गया, तो इसमें बहुत सारे आरओसी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हो गए ना बीच में। एक रीजनल डायरेक्टर यहाँ का हो गया, साउथ साइड का मतलब नॉर्थ ईस्ट का, एक रीजनल डायरेक्टर यहाँ का हो गया, एक रीजनल डायरेक्टर गुजरात राजस्थान कवर कर लिया, गोवा, और एक नॉर्थ स्टेट्स का। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको कि तुम आरओसी पे नजर रखो, ठीक है। तो फिर आपको, अब जैसे आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश, तो जो भी रीजनल डायरेक्टर होगा, अगर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एक ही है तो उसको बताना तो पड़ेगा, अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, तो 2 रीजनल डायरेक्टर लगेंगे, एक जहां से जा रहे हो उसकी परमिशन और जहां जा रहे हो उसकी परमिशन। स्पेशली जहां से जा रहे हो उसकी तो पूछना ही पड़ेगा। नाम भी क्या, रीजनल, पर्टिकुलर रीजन्स में इसको अपॉइंट किया जाता है, इसके अंदर क्या आते हैं बहुत सारे आरओसी, ठीक है। क्लियर हुआ, भूलने का नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन समझा आपको, द पावर ऑफ द कोर्ट, उसका रेंज ऑफ द कोर्ट का जो रेंज है, जैसे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका अपना ज्यूरिसडिक्शन है, गोंदिया के बाहर के केसेस में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वही रखो जहां पर आपका कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आता हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों को वहां तक घसीट सकते हो अगर आपके साथ कुछ वो गलत करते हो, ठीक है। इतना करने के बाद मुझे बताइए समझा के।